पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर के राजनीतिक माहौल जो है, देश का राजनीतिक टेम्परेचर है, वो लगातार गरमाया हुआ है। आप सबको पता होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते वक्त देश में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो मनोज नरवणे जी की किताब का जिक्र करना चाहते थे। खास तौर से 31 अगस्त 2020 को जो घटना घटी थी बॉर्डर पे पूर्वी लद्दाख में, उसको लेकर के वो कहना चाहते थे, लेकिन उनको कहने से यह कह करके रोक दिया गया कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए इसे आप कोट नहीं कर सकते। जिसके बाद लगातार लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होती रही। हमारी पार्टी के ऊपर हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था। मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं? इसमें नारायण जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। यह उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं। चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी, चाइनीज टैंक्स। और अंत में जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उनके खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दी है। उम्मीद है कि जल्द ही उस पर चर्चा होगी, उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस बीच जो पब्लिकेशन हाउस है पेंगुइन, उसने साफ कहा है कि हमने कोई किताब अभी तक पब्लिश नहीं की है और न तो कोई उसका हिस्सा सार्वजनिक तौर पे रखा है। आपको पता हो कि राहुल गांधी के पास वो किताब मौजूद थी और उन्होंने संसद में पत्रकारों के सम्मुख वो किताब दिखाई भी। इसके अलावा द कर्मा मैगजीन में सुशांत सिंह ने उस किताब के कुछ हिस्सों को लिखा है और उसके बारे में अपनी समीक्षा भी लिखी है कि जनरल नरवणे क्या कहना चाहते हैं। द कर्मा में स्टोरी छपने के बाद ही पूरे देश में ये माहौल गर्म हुआ। दरअसल अब तक जो विपक्ष कह रहा है पार्लियामेंट में, वो केवल 31 अगस्त 2020 की रात में पूर्वी लद्दाख के कैलाश रिज पर, कैलाश पर्वतमाला पे क्या हुआ उसके बारे में ही बता रहा है, जिसे हम रिचल लॉ भी कहते हैं। लेकिन कई घटनाओं का जिक्र है नरवणे जी की किताब में। हम चाहते हैं कि आप वो भी जाने जो उन्होंने गलवान की उस घटना को लेकर के कहा था, जो कि 15 जून 2020 को घटी थी, जिसमें बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हुए थे। शुरुआत करते हैं, पहले हम सीधे गलवान की घटना का जिक्र करते हैं। आपको बता दें कि अभी विपक्ष भी जो बात कर रहा है वो एक घटना की, जो उस रोज की 31 अगस्त की घटना है और जिसमें प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी है उसको लेकर के ही बात कर रहा है, जबकि नरवणे जी की किताब में तमाम बातें कही गई हैं। तो दरअसल आपको पता हो जैसा कि 15 जून 2020 की रात को लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। यह दशकों में, मतलब कई सालों के बाद इस तरह की घटना हुई थी। गंभीर सैन्य टकराव था, इसमें 20 जवान शहीद हुए। कर्नल संतोष बाबू की भी शहादत हुई। चीन ने शुरुआत में कोई आंकड़ा नहीं दिया था, नहीं पता लगा था कि जो वहां की पीपुल लिबरेशन आर्मी है उसके कितने जवान मरे। हालांकि बाद में आधिकारिक तौर पर पीएलए ने स्वीकार किया था कि 4 सैनिकों की मौत हुई है। क्या कुछ कहा है नरवणे जी ने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में, वो जरूर जानना चाहिए।
तमाम तरह की बातें ऐसी कही गई हैं जो आपके होश उड़ा देने को काफी है, जिसका जिक्र ओपन प्लेटफॉर्म पे अब तक नहीं हुआ है। कारमा मैगजीन ने जरूर किया है। नरवणे जी की किताब से साफ पता चलता है कि गलवान की जो घटना घटी थी वो कोई अप्रत्याशित घटना या अचानक घटी घटना नहीं थी, बल्कि यह कई हफ्तों से बढ़ते जा रहे चीनी आक्रमण का चरम बिंदु था। वो लिखते हैं, यानी कि जनरल नरवणे लिखते हैं कि स्थानीय कमांडर तैयार नहीं थे और उन्होंने स्थिति को कम करके आंकने की कोशिश की। उनका कहना था कि पूर्वी लद्दाख भारतीय की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र उस वक्त नहीं था। उदाहरण के लिए, जब नरवणे ने जनवरी 2020 में सेना प्रमुख के रूप में अपनी पहली लेह यात्रा की तो वे पूर्वी लद्दाख गए ही नहीं, क्योंकि सियाचिन का दौरा करने के बाद उन्हें भूटान जाने की अचानक आवश्यकता के कारण दिल्ली वापस बुला लिया गया था। अब मई के महीने में 2020 में जब कोविड चरम पे था, लगातार पूर्वी लद्दाख में स्थिति खराब थी। मई के पहले सप्ताह में पीएलए के साथ एक नहीं दो नहीं कई झड़पें हुई। 5 मई को गलवान में जो गश्ती चौकी नंबर बिंदु 14 है, उस पर एक ऐसी घटना घटी जो बता रही थी कि आने वाले समय में वहां क्या होने जा रहा है। बताते हैं, नरवणे की 6 मई को प्रधानमंत्री के आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक के दौरान तमाम तरह की चर्चा हुई। इसमें डोकलाम में चीनी कार्रवाई से पर स्थिति पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। नरवणे ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में जो हो रहा है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए और प्रधानमंत्री चूंकि डोकलाम के मुद्दे पर चीनी फॉरेन मिनिस्टर जो वांग यी है उनसे बात करने जा रहे हैं, तो वहां पर PP-14 पर हुई जो उकसावे की घटना है, जिस तरह से लगातार वहां पे पीएलए गश्त बिंदु 14 पे जो काम कर रहा है, जिस तरह से उसका उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भी उस घटना का मुद्दा भी चीनी विदेश मंत्री के साथ उठाया जाना चाहिए। उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया। जी हाँ, नरवणे लिखते हैं कि उस समय डोकलाम में उभरती स्थिति कहीं अधिक गंभीर थी और PP-14 पर जो झड़प थी उसे एक मामूली घटना मान लिया गया। अब मई के दूसरे सप्ताह में, 5 मई की घटना छोड़िए जब PP-14 पर पीएलए ने हमला किया, मई के दूसरे सप्ताह में गलवान में ब्रिगेड कमांडरों की बैठक हुई। इंपॉर्टेंट बैठक होती है दोनों तरफ के, तो दोनों पक्ष दो थे, चीन और भारत यथास्थिति बहाल करने पर सहमत हो गए। लेकिन नरवणे कहते हैं अपनी किताब में कि विचार विमर्श समाप्त होने के बाद पीएलए ने एक गजब का अनुरोध कर दिया। चूंकि देर हो रही थी और उनको वापस लौटना था, तो उन्होंने कहा कि जंक्शन के आसपास, जहां जंक्शन है LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, अस्थायी व्यवस्था के तौर पे 2 तंबू लगाने की अनुमति दे दी जाए। इंडियन कमांडर ने कहा कि वह इस अनुरोध पर विचार करेंगे और अपने वरिष्ठों से परामर्श करेंगे, जो कि उन्हें कहना चाहिए था। दोनों पक्षों ने शाम ढलने लगी, चर्चा समाप्त कर दी। पीछे हटने का दिखावा करने के बाद बातचीत के लिए आए, पीछे हटने को कहा, फिर कहा 2 तंबू को रख लेंगे। चीनी जो थे उस बातचीत को खत्म होने के बाद वो तंबू लेके आए और उन्हें खड़ा किया और एकदम से पेश कर दिया कि लीजिए हमने खड़ा कर दिया। नरवणे का कहना है कि यह एक सोची समझी रणनीति थी जो हम दोनों की बातचीत में, चीन और इंडिया की बातचीत में बार बार दोहराई जाती थी, जिससे पीएलए ये मान लिया कि उसके सारे प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए, जबकि हुआ यह था कि केवल उन्हें सुना गया था। अब नरवणे को जब जैसी इस घटना की सुबह सुबह जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत कहा कि यह अनएक्सपेक्टेड है, हम नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन उनको बताया गया कि तंबू लगा लिए गए हैं। वे बहुत दुखी थे। नरवणे कहते हैं कि डोभाल भी बहुत दुखी जब उन्हें पता लगा कि तंबू लगा दिए गए हैं। ये मई के दूसरे सप्ताह में 2020 में हो रहा है। पूरे देश में कोविड की स्थिति खराब है, ध्यान में रखिएगा ये फ्रेम। डोभाल बहुत दुखी हुए। नरवणे का कहना था कि हमें लगा कि पीएलए को कहना चाहिए कि तुरंत पीछे हट जाइए। लेकिन जो नॉर्दर्न कमांड थी
उसने ये तर्क दिया कि जिस स्थान पे तंबू लगाए हैं वो तंबू लगाने से उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि गर्मियों में पहाड़ की बर्फ पिघलेगी, नीचे आएगी और नदी का जल स्तर बढ़ने पर तंबू जो है डूब जाएंगे। नरवणे लिखते हैं कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन चूंकि यह पहली सैन्य कमांड स्तर की उच्च बैठक थी और वापसी प्रक्रिया की शुरुआत थी चीनी फौज की, इसलिए हमने अनिच्छा से न मानते हुए भी इसे मान लिया, क्योंकि तंबू भी लगाए जा चुके थे। सेना मुख्यालय ने नॉर्दर्न कमांड को कहा दिल्ली से कि ये अस्थायी व्यवस्था है जो टेंट लगाए हैं और वापसी के लिए दबाव डालते रही है। लेकिन नरवणे कहते हैं कि निर्णय लेने में एक बड़ी विफलता हुई। क्या विफलता हुई? कमांड और कोर ने जोर दे करके कहा कि सेना मुख्यालय कह रहा है कि उनको बताइए पीएलए को, चाइनीज फोर्सेस को ये हटाना है, लेकिन कमांड और कोर जो है जोर देकर कह रहा है कि ये कोई मुद्दा नहीं है और वो जब चाहेंगे तब खाली करा लेंगे। यह धारणा जो थी खतरनाक रूप से गलत साबित हुई, बेहद गलत। जब जून के महीने में चीन की लेकर के तमाम तरह के बयान दिए जा रहे थे, उसमें तंबू का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया। अब चीन की तमाम मांगे भी थी, भारत सहमत हो गया कि हम जो एलएसी पार करके जो हमारे कर्मचारी गए हैं उनको हम वापस बुला ले रहे हैं और अपनी सुविधाओं को वहां ध्वस्त भी करा ले रहे हैं, और उन्होंने किया भी, इंडिया ने ये काम किया। लेकिन 6 जून को दोनों देशों के सीमा बलों ने कमांड स्तरीय बैठक की और स्थिति को शांत करने पर सहमति हो गई। भारतीय पक्ष ने वादा किया कि वे बस गश्त करने के लिए और सुविधाएं बनाने के लिए गलवान नदी का जो मुहाना है, जो किनारा है, उसको पार नहीं करेंगे और दोनों पक्ष माने भारत और चाइना जमीनी स्तर पर सैनिकों की चरणबद्ध वापसी करेंगे। जो आमने सामने आ गए थे पीछे रहेंगे। अब गश्त पॉइंट 15 और गश्त पॉइंट 17A जो है उस पर लगातार जो फ्लैग लेवल की बैठक हो रही थी वो लगातार होती जा रही थी। अब सैनिक पीछे हट रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सैनिक जब कमांड लेवल की बैठक हो गई उसके बाद लगातार पीछे हटने लगे। लेकिन जो PP 14 था, जिसकी बात हम शुरू से कर रहे हैं, गश्त बिंदु 14, वहां पर स्थिति लगातार संवेदनशील बनी रही, क्योंकि जब भारतीय कमांडर बोले पीएलए से तंबू हटा लेने को, तो चीनी पक्ष ने साफ कह दिया कि हमें और समय चाहिए, हम अपने सीनियर से बात करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। वो चीनी यहां तक बोल दिए कि यह मामला जो है वार्ता के दायरे से बाहर है। नरवणे ने इस टाल मटोल के तरीके से निष्कर्ष निकाल लिया कि अब तंबुओं को जो हटाने का इरादा था हमारा, वो शुरू में ही हो जाता तो ठीक था, और अब तो चीनी इसे हटाने नहीं जा रहे हैं। ये लिखते हैं नरवणे। भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, ऐसा करिए कि जहां वो टेंट लगाए हैं PP 14 पर, वहां पर आप अपना भी टेंट लगा लीजिए। नरवणे स्पष्ट तौर पे नहीं कहते अपनी किताब में कि ये डिसीजन किसने लिया था या कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में इस पे चर्चा हुई थी कि नहीं। जब भारतीय सैनिकों ने कैंप लगाने की कोशिश की तो उसकी प्रतिक्रिया हिंसक हुई। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ आगे बढ़े। पीएलए वही जमा है PP 14 पे। जब वो आगे बढ़े तो पीएलए पीछे हटने की मूड में नहीं था, उसने बाबू की टुकड़ी पर हमला कर दिया। नरवणे लिखते हैं कि इसके बाद अंधाधुंध झड़प हुई। जब अंधेरा छाने लगा, दोनों पक्षों ने अपने अतिरिक्त सैनिकों को भेज दिया। 15 जून की रात हो रहा है ये सब। पूरी रात दोनों पक्षों के बीच कांटे की चक्कर चलती रही। दोनों के पास हथियार थे, लेकिन हथियार गोलियां नहीं चलाई उन लोगों ने, लाठी, डंडा और पत्थर चलाया गया। ढलान से नीचे फेंक दे रहे थे, लुढ़का दे रहे थे। दोनों पक्षों ने किया, लेकिन नरवणे साफ लिखते हैं कि बेहतर संपर्क होने के कारण पीएलए अपने सैनिकों को आगे बढ़ने में
सच बढ़ाने में सक्षम रहे, जिससे युद्ध का रुख जो था उनके पक्ष में पलट गया। नरवणे साफ कहते हैं चाइना की पीपुल लिबरेशन आर्मी अपने सैनिकों को आगे बढ़ाने में सक्षम रही, जिससे युद्ध का रुख उनके पक्ष में पलट गया। अब फिर क्या हुआ? नरवणे ने सटीक संख्या नहीं बताई है, लेकिन पुष्टि की कि हमारे जवान जो चीनी कब्जे में थे उन्हें बहुत बुरी तरीके से चीनियों ने पीटा। आश्चर्य की बात यह है कि मोदी सरकार ने आज तक सैनिकों के साथ हुए उस दुर्व्यवहार को न तो स्वीकारा है और न ही भारतीय सैनिकों के साथ हुए उस दुर्व्यवहार के लिए चीन को कोई विरोध पत्र जारी किया है। आपके सैनिकों को बेतरतीब पीटा जाता है, पीट पीट के मार दिया, कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किया। नरवणे लिखते हैं, लेकिन आज तक आप अपना विरोध नहीं जाहिर कर रहे। नरवणे पीएलए के आधिकारिक आंकड़ों पर भी सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे जो जवान चीनी कब्जे में थे उन्हें खुले में रखा गया था और उन्होंने नदी से कई शव निकाले जाते देखे थे। जब भी ऐसा होता उन्हें फिर से बुरी तरह से पीटा जाता। भारतीय मीडिया ने ऑस्ट्रेलिया और रूस से आई कुछ रिपोर्टों को उजागर करने की कोशिश की, जिसमें पीएलए के अधिक हताहत होने का संकेत दिया गया, लेकिन उससे कभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। इंडियन मीडिया बार बार अलग अलग ऑस्ट्रेलिया के सोर्स से, रूस के सोर्स से कहती रहेगी चाइना की तरफ भी लोग मरे, लेकिन कभी पुष्टि नहीं हुई। इस घटना को अवैध घुसपैठ के जवाब में रक्षात्मक कार्रवाई बताया गया। फरवरी 2021 में चीन ने आधिकारिक तौर पर पीएलए के 4 जवानों की मौत को स्वीकार कर लिया और घायल और मारे गए कुछ लोगों को सम्मान भी दिया। चीन का कहना था कि अवैध घुसपैठ के जवाब में हम रक्षात्मक कार्रवाई कर रहे थे और जिसके लिए हमें ऐसा करना पड़ा। 17 जून को घटना के 2 दिन बाद जयशंकर ने, जो चीनी विदेश मंत्री थे, वांग यी से बात की। उन्होंने कहा कि चीनी पक्ष ने सोची समझी सुनियोजित कार्रवाई की है, जो हिंसा के लिए और इतनी मौतों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। लेकिन 2 दिन बाद जयशंकर के इस बयान, माने जयशंकर मुलाकात कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर से, उस घटना के 2 दिन बाद मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक में दावा कर दिया कि न तो वहां पर हमारी सीमा में कोई घुसा है, न ही कोई घुसने की कोशिश किया है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। कोई घुसपैठ नहीं हुई, मोदी जी का कहना था, और न ही किसी पोस्ट पर कब्जा किया। विदेश मंत्रालय अलग बात कर रहा है चीनी विदेश मंत्री से, मोदी जी अलग कर रहे हैं। चीन ने तुरंत मोदी की टिप्पणियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पक्ष को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल कर लिया, जिससे एलएसी पार करने के बारे में भारत के अपने दावे जो थे वो कमजोर हो गए। प्रधानमंत्री कार्यालय बयान वापस लेने की कोशिश किया, लेकिन बहुत देर से किया। तब तक तो वो निकल ही चुका था कि गोली निकल चुकी थी। ये तो रही गलवान की घटना, लेकिन कोई सबक नहीं लिया गया इससे। जून की घटना के बाद 31 अगस्त 2020 इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के जो हेड थे लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, उनको 8:15 बजे बॉर्डर से एक फोन आया। उन्हें बताया गया कि 4 चीनी टैंक पैदल सेना के साथ पूर्वी लद्दाख के रेचिन ला की ओर, एक पगडंडी है खड़ी हुई, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। जोशी जी चौंके। तत्काल उन्होंने इसकी सूचना पूर्व जो आपके सेना प्रमुख थे जनरल मनोज मुकुंद जी, उनको दी। नरवणे साहब ने जब सुना इसको तो वो समझ गए कि मामला अब गंभीर होने जा रहा है, क्योंकि ये जो टैंक थे कैलाश पर्वतमाला, वहां पर भारतीय चौकियां मौजूद हैं रेचिनला में, उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पे थे। कैलाश पर्वतमाला बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है, और आप मानेंगे कि मैंने 31 अगस्त को ही कुछ घंटे पहले ही भारत ने पूरे रीच को पीएलए के हाथों से अपने कब्जे में लिया था। तो इसमें हर मीटर जो है, पूरी की पूरी ये हाइट जो है कैलाश रीच की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। तो खैर, जब
देखा कि टैंक आ रहे हैं, पैदल सैनिक आ रहे हैं, तो भारतीय सैनिकों ने क्या किया कि एक रोशनी वाली गोली चला दी। रोशनी वाली गोली का कोई असर नहीं हुआ। भाई वो खाली रोशनी थी, उसमें कोई गोली तो थी नहीं। चीन के टैंक जो थे वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। नरवणे साहब ने तुरंत भारत के जो टॉप पॉलिटिकल लीडर हैं और आर्मी के जो टॉप लोग हैं उनको तत्काल सूचना दी। उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल थे। एक के बाद एक करके वो उनको फोन करने लगे। नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में कि मैंने सबसे यही पूछा कि मुझे क्या आदेश मिले हैं, क्या करूं मैं। हालांकि हालात तेजी से बिगड़ रहे थे, क्योंकि एक तरफ सोचिए आप कि सैनिक आ रहे हैं, नॉर्दर्न कमांड लगातार नरवणे को रिपोर्ट कर रहा है, नरवणे लगातार टॉप ऑफिशियल्स को कॉल करके पूछ रहे हैं क्या करें। एक प्रोटोकॉल पहले से बना करके बताया गया था उनको कि ऐसा है कि जब तक ऊपर से अनुमति मिले चीन के खिलाफ गोलीबारी नहीं की जाएगी। समय बीतता गया। समय ध्यान दीजिएगा, रात को 8:30 बजे हुआ। अब रात को 9:10 पर योगेश जोशी ने फिर से फोन किया नरवणे जी को। चीनी टैंक बढ़ रहे थे और बताया योगेश जोशी ने कि अब दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। मैंने साफ साफ नजर आ रहा था। तो रात 9:15 बजे 9:25 के आसपास नरवणे जी ने राजनाथ जी को फिर फोन किया और कहा कि भाई कोई ना कोई तो स्पष्ट निर्देश दीजिए, कोई निर्देश नहीं मिल रहा है मुझे, मैं क्या करूं। जब वो राजनाथ से बात कर रहे थे उसी बीच पीछे से कॉल वेटिंग जा रही थी। पीएलए के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन, उनका एक मैसेज आया उनके पास कि तनाव कम किया जाए, दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी जगह रोक दें और स्थानीय कमांडर कल सुबह 9:30 बजे दर्रे पर मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक तरफ से, माने चीन की तरफ से और भारत की तरफ से 3-3 प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रस्ताव तो ठीक था तत्काल टालने के लिए। लिखते हैं जनरल नरवणे कि मुझे लगा कि कोई रास्ता निकल आया है। रात 10 बजे नरवणे जी ने राजनाथ और डोभाल को यह संदेश देने के लिए फिर से फोन किया कि भाई इस तरह का प्रस्ताव आया है। लेकिन प्रस्ताव एक तरफ आया, 10 मिनट बाद फिर आया नॉर्दर्न कमांड से फोन। बताया गया कि चीनी टैंक अब तक नहीं रुके हैं। अब वो हमारे शिखर से, कैलाश शिखर से केवल 500 मीटर की दूरी पे है। नरवणे जी को किताब में लिखते हैं कि मुझे याद है कि जोशी ने कहा था कि उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि हम अपना जो मीडियम रेंज के तोपखाना है उससे हमला करें और हमारे सैनिक तैयार हैं, सारी चीजें तैयार हैं। एक चीज आपको बता दूं कि पाकिस्तान के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है, उस पर तोपखाने की झड़पें लगभग रोज होती है। बने यहाँ डिवीजन और कोर कमांडरों को आदेश है कि वो डेली सैकड़ों की संख्या में गोली दागे, लेकिन यहां पर तो चीन था। चीन का मामला अलग। पीएलए के साथ अगर तोपखाने की झड़प करते तो और गंभीर हो जाता। नरवणे लिखते हैं कि मेरी स्थिति नाजुक थी। मैं हर संभव तरीके से गोलीबारी करने के लिए तैयार, हमारे पास कमांड थी। दूसरी तरफ एक ऐसी सरकारी समिति जिसके पास कोई भी स्पष्ट कार्यकारी आदेश नहीं था। उधर सेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में सभी विकल्पों पर विचार विमर्श चल रहा था और लगातार खारिज किया जा रहा था। पूरा नॉर्दर्न कमांड देश नहीं जान रहा है, कोविड का दौर है, हर तरफ अफरा तफरी है, लोग घरों में कैद हैं। पूरी नॉर्दर्न कमांड हाई अलर्ट पर। नरवणे जी लगातार, योगेश जोशी लगातार ये तय कर रहे थे कि कहां से संघर्ष हो सकते हैं। नरवणे जी ने अंततः एक बार फिर रक्षा मंत्री को फोन किया और उनसे कहा कि वापस कॉल करिएगा, बहुत जरूरी है। मतलब सोचिए, राजनाथ को वादा करना पड़ा कि हम कॉल फिर करेंगे। चीनी टैंक आगे बढ़ते जा रहे हैं। रात 10:30 बजे राजनाथ जी ने वादा निभाया और वापस कॉल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक वाक्य का निर्देश दिया था, जिसकी बात राहुल गांधी भी कहना चाह रहे थे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी आपको उचित लगे वही करो। मतलब कि जो निर्णय एक डेमोक्रेसी में एक सरकार का होना चाहिए था, वो पूरी तरह से एक सेना के जिम्मे कर दिया गया था। वो मिलिट्री डिसीजन बन गया था, सेना का निर्णय बन गया था। नरवणे याद करते हैं, बोलते हैं, लिखा है उसने किताब में, मुझे एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया गया था। इस खुली छूट के साथ अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है नरवणे और प्राइम मिनिस्टर मोदी में सीधे नहीं हो रहा है। वो राजनाथ जी के थ्रू मैसेज आ रहा है, या डोभाल जी के थ्रू आ रहा है, या बिपिन रावत जी जो उस समय सीडीएस थे उनके थ्रू आ रहा था। तमाम तरह की बातें नरवणे जी सोचने लगे। देश कोविड-19 की चपेट में था, पूरी इकोनॉमी लड़खड़ा रही थी। अब उनको लगा कि लड़ाई अगर हो गई तो हम अपने हथियारों की आपूर्ति कर पाएंगे कि नहीं, सब पुर्जे आ पाएंगे कि नहीं, चीन और पाकिस्तान से मिल रही धमकियों का क्या होगा। क्योंकि ये देखिए, युद्ध का निर्णय होता है तो केवल युद्ध का निर्णय नहीं होता, तमाम तरह की चीजें सोची जाती हैं, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर। नरवणे जी ने निष्कर्ष निकाला कि उनके पास भंडार तो आवश्यक है, बड़े भंडार जो है पर्याप्त है। लिखते हैं वो कि हम पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन सवाल यह था कि मैं सचमुच में युद्ध करना चाहता था। दरअसल ये वार का डिसीजन कभी भी पूरी तरह से आर्मी का ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये अगर कोई सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई है तो भाई गवर्नमेंट को लेना चाहिए था, मोदी जी को लेना चाहिए था। अब 1999 में जब कारगिल का वार हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, प्रत्येक कोई भी कार्रवाई होती थी कारगिल ऑपरेशन के दौरान, वो जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी थी उसमें चर्चा होती थी, उसमें बाकायदे पास होता था, तब वो ऑपरेशन होता था। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी होती है वही डिसीजन ले सकती है। अब बांग्लादेश की मुक्ति का बड़ा भारी युद्ध लड़ा था इंदिरा जी ने 1971 में, उस वक्त भी यही था, सारे डिसीजन इंदिरा जी ले रही थी। तो नरवणे जी के बयान ये था कि ना तो गोली चलाने की अनुमति थी, ना ही कोई प्रतिबंध था, कोई सुरक्षा उपाय नहीं थे, कोई आकस्मिक योजना नहीं थी। इतना बड़ा फैसला सेना को सौंपकर प्रधानमंत्री चीन के साथ सैन्य संघर्ष शुरू करने या फिर टालने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिए थे। भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का आकलन, अमेरिका के जो राजनयिक समर्थन का मूल्यांकन, सब कुछ सेना प्रमुख के जिम्मे कर दिया गया, जो कि वो कर ही नहीं सकते थे। भाई आप खुद सोच के देखिए कि वो कैसे ये डिसीजन इस वक्त लेंगे। खैर, नहीं माना गया, नहीं सुना गया उनकी बात को। यह वही मोदी जी थे जिन्होंने फरवरी 2019 में खराब मौसम के बावजूद बालाकोट हवाई हमलों को व्यक्तिगत रूप से मंजूरी दी थी। यह सुझाव भी दिया था कि वायुसेना का बादल छाए रहने का फायदा उठा करके दुश्मन के रडार से बच सकती है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की जम के आलोचना की और पुलवामा में जब शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान, तो दूसरे कार्यकाल के दौरान अपने प्रचार में भी पूरे घटना का जिक्र किया। आपको याद होगा 2019 के इलेक्शन में। लेकिन इस मामले में कोई डिसीजन नहीं ले पाए जहां तक चीन का सवाल है। तो नरवणे जी की किताब में तमाम तरह की कहानियां हैं और सरकार मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान कैसा व्यवहार करती है, किस तरह से काम करती है, उसका जिक्र है। और नरवणे जी की किताब से यह बात साफ समझ में आती है, चीन को लेकर के भारत की जो स्ट्रेटजी है वो क्लियर नहीं है। ये नरवणे जी की किताब का संदेश है। फिलहाल किताब बैन है, आप पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन कारवां की स्टोरी में जो कुछ कहा गया है उसका एक हिस्सा हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है। फिर बात करते हैं। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम
कानो कान। सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।